में पेश कर रहा हूँ। इसका उन्वान है साहब बाथरूम। एक दिन मैंने अपने इलाके के नेता बद्री नारायण जी से बात करने के लिए फोन किया तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा साहब बाथरूम में थोड़ी देर बात करो। मैंने सोचा जब बद्री नारायण जी बाथरूम में हैं तो क्यों ना मैं भी बाथरूम हूँ। जैसा राजा वैसी प्रजा। कुछ देर बाद अपने बाथरूम से निकलकर मैंने उन्हें फिर फोन मिलाया तो जवाब आया साहब बाथरूम में। मैंने डरते डरते पूछा साहब बाथरूम से कब तक बाहर आते? सेक्रेटरी बोला अजीब आदमी है आप भी, मौत और आदमी के बाथरूम से निकलने का भी भला क्यों वक्त होता है? अजीब आदमी है आप भी, मौत और आदमी के बाथरूम से निकलने का भी भला क्यों वक्त मुकर्रर होता है? वो बाथरूम में गए हैं तो एक ना एक दिन निकल ही आएंगे। और मैं उन अच्छे दिनों को याद करने लगा जब ना तो बद्री नारायण जी के घर में बाथरूम हुआ करता था। इतने अच्छे दिन थे वो जब किसी प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीफोन की मदद के बगैर खुले मैदान में उनसे सुबह और शाम इतने अच्छे दिन थे वो जब किसी प्राइवेट सेक्रेटरी और टेलीफोन की मदद के बगैर खुले मैदान में उनसे सुबह और शाम रोज मुलाकात हो जाए। बल्कि हम लोग तो एक दूसरे से दूर बैठकर काम की बातें भी करते हैं। ये जरूर है कि बीच बीच में कभी हेलो हेलो भी कहना पड़ता। मैंने सोचा इतनी देर में क्यों ना उस अफसर से बात कर ली जाए जिसके बाद बद्री नारायण जी से मुझे सिफारिश करा। मुझे डर था कि इस अफसर का भी एक प्राइवेट सेक्रेटरी है और कम्बख्त के घर में महफूज जगह भी है जिसे बात सीधा सा जवाब आया साहब बाथरूम। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी फिर बाथरूम हो, मगर अपने ख्याल पर हंसी भी आई कि आम और मामूली आदमी की किस्मत में इतनी देर तक बाथरूम में रहना कहाँ लिखा होता है। वो बेचारा तो दिन भर में बड़ी मुश्किल से एक बार ही बाथरूम में जाने की हिम्मत कर सकता है। अपनी फूटी किस्मत की वजह से उसे तो ड्राइंग रूम या बेडरूम में रहना पड़ता है। अब भला बताइए कि घर में रहने की ये भी कोई जगह है? खैर ये एक एतबार से अच्छा भी है क्योंकि आम आदमी भी अगर बाथरूम में रहने लग जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और मुश्किल ये है कि मुल्क को तो बाथरूम में नहीं भेजा जा सकता। खैर ये एक एतबार से अच्छा भी है क्योंकि आम आदमी भी अगर बाथरूम में रहने लग जाए तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। और मुश्किल ये है कि मुल्क को तो बाथरूम में नहीं भेजा जा सकता। खैर 1 घंटे बाद मैंने बद्री नारायण जी को फिर फोन मिलाया। इससे पहले कि उनका प्राइवेट सेक्रेटरी उन्हें फिर से बाथरूम में भेज देता मैंने खुद ही पूछ लिया हेलो कहीं बद्री नारायण जी बाथरूम में तो नहीं है? सेक्रेटरी हैरत से बोला तुम्हारी सूंघने की ताकत बड़ी जबरदस्त लगती है। सेक्रेटरी हैरत से बोला तुम्हारे सूंघने की ताकत बड़ी जबरदस्त लगती है, इतनी दूर से पता चला लिया कि साहब बाथरूम में। मैंने कहा भैया ऐसी बात नहीं है, 1 घंटा पहले जब मैंने फोन किया था तो पता चला था कि वो बाथरूम में है। मैंने सोचा अब तक वापस आ गए हो तो बात कर लूं। सेक्रेटरी बोला 1 घंटा पहले दूसरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने उन्हें वहां भेजा था, अब मेरी ड्यूटी। मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि अब उन्हें बाथरूम में भेजने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। सेक्रेटरी बोला मेरी ड्यूटी तो उस वक्त शुरू होगी जब वो बाथरूम से बाहर आ जाएंगे, अभी तो वो वहीं है। ये सुनते ही मेरे हाथ से टेलीफोन का रिसीवर गिर गया। जब ये नीचे गिर गया तो इसमें से खैखा भरी आवाजें आने लगी, रॉन्ग नंबर। मैं सोचने लगा हमारा टेलीफोन सिस्टम भी अजीब है, सारी बात करने के बाद पता चलता है कि आपने रॉन्ग नंबर मिलाया था। उस दिन भी मैंने बद्री नारायण जी का फोन नंबर तो सही मिलाया था लेकिन वो गलत जगह मिल गया था क्योंकि हमने बद्री नारायण जी को एक आलीशान कोठी में भेजा था और वो बाथरूम में जाकर बैठ गए। इसमें हमारा या टेलीफोन सिस्टम का क्या कसूर? शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब मैं किसी बड़े आदमी को फोन करूं और मुझे ये इतना ना मिले कि वो बाथरूम में है। इधर जब से बड़े आदमियों ने ज्यादा से ज्यादा बाथरूम में रहने की आदत डाल ली है तब से आदमी और घर दोनों का तस्वुर ही बदल गया है। परसों की बात है, मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, फोन की घंटी बजी तो मेरी बीवी ने यह कहकर फोन रख दिया जी वो तो बाथरूम में है।
मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या घर में कोई मेहमान आया है? मैं तो तुम्हारे सामने बैठा हूं, फिर बाथरूम में कौन है? वो बोली, तुम हो, तुम और कौन होगा? मैंने गुस्से से कहा, मगर मैं तो यहाँ बैठा हूँ। वो बोली, वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी कभी बड़ा आदमी बनो, तुम्हें भी। वो बोली, वो तो मैं भी जानती हूँ कि तुम यहाँ बैठे हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी कभी बड़ा आदमी बनो, तुम्हें भी बड़ा आदमी बनने का हक हासिल है। मैंने तो ये देखा है कि तुम जब भी किसी बड़े आदमी को फोन मिलाते हो तो वो हमेशा बाथरूम में होता है, और तुम हो कि सारा दिन ड्राइंग रूम में बैठे मक्खियाँ मारते रहते हो। आखिर मैं भी तो बड़े आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ। आज से तुम बाथरूम में रहने की कोशिश करो, अगर नहीं रहते तो मैं वहाँ रहने लग जाऊंगी। मैं तो सिर्फ पहले आपके चक्कर में मारी जा रही हूँ। एक जमाना था जब घर के नक्शे में बाथरूम ऐसा ही हुआ करता था जैसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका, बिल्कुल अलग थलग, बिल्कुल अलग थलग। मगर अब बाथरूम ही असल घर नजर आने लगा है। पिछले दिनों मैंने एक अखबार में इश्तिहार पढ़ा था जिसमें लिखा था, जरूरत है एक खुशनुमा बड़े बाथरूम की, उसके साथ अगर एक अटैच बेडरूम हो तो भी ठीक रहेगा, न हो तो भी चलेगा। बहुत अच्छा है। मैंने सोचा था कि इश्तिहार देने वाला यकीनन पेट की किसी बीमारी का मरीज होगा, मगर अब पता चला कि बड़ा आदमी था। पेट बड़ा बदकार है, पेचिश के मरीज और बड़े आदमी दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर देता है। एक बार हमें एक बड़े आदमी के बाथरूम में मगर पेट बड़ा बदकार है, पेचिश के मरीज और बड़े आदमी दोनों को एक ही सफ में खड़ा कर देता है। एक बार हमें एक बड़े आदमी के बाथरूम में जाने का मौका मिला था। हम तो उसे देखकर ही दंग रह गए थे। इतना बड़ा बाथरूम था कि इसमें हमारा सारा घर आंगन समेत समा सकता था। क्या खुशनुमा टाइलें थी, क्या भड़कीले आईने थे। हम तो उसकी खूबसूरती को देखकर इतना दंग रह गए कि इसे इस्तेमाल किए बगैर ही वापस आ गए और बड़े आदमी से डरते डरते कहा, हम आपकी हिम्मत को मान गए कि ऐसी प्यारी जगह को आप बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमें यह हौसला नहीं है, अगर इजाजत हो तो हम आपके बेडरूम को बाथरूम के तौर पर इस्तेमाल करें। और उसके बाद उस बड़े आदमी ने हमें कभी अपने घर नहीं आने दिया। दोस्तों, हमारी बातों का ये मतलब न लिया जाए कि हम सिरे से बाथरूम के खिलाफ हैं। हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं, अगर आज के बड़े आदमी ने अपने रहन सहन के तरीके बदल लिए हैं और वो बाथरूम में ज़्यादा रहने लगा है, तो फिर टेलीफोन का आला अपने ड्राइंग रूम में क्यों लगवाता है? बाथरूम में ही लगवा ले, बल्कि डाइनिंग टेबल भी वहीं लगवा ले तो क्या हर्ज है? कई बार तो आवाम 5-5 बरसों तक बड़े आदमी को ड्राइंग रूम और उसके दफ्तर में ढूंढते रहते हैं और वो बाथरूम में बैठा रहता है। हम महफिल लतीफ़ा शुरू करने की इजाज़त चाहते हैं। महफिल लतीफ़ा की रहनुमाई फरमा रही हैं मोहतरमा तबस्सुम साहिबा, लेकिन हम अभी उनको कुछ देर और रोकेंगे क्योंकि उनके पास इतने अच्छे लतीफ़े जमा हैं कि अगर अभी मैंने पेश कर दिए तो शायद कुछ ख़तरा मुझे नज़र आ रहा है उसके बाद, तो मैं थोड़ा सा उसको पोस्टपोन करना चाहूँगा। ऊंची एड़ी के सैंडल, यहाँ वहाँ भी कुछ रखे हैं, कुछ यहाँ भी होंगे। ऊंची एड़ी के सैंडल उस लड़की ने इजाद किए थे जिसे उसके महबूब ने पेशानी पर चूमा था। कुछ लतीफ़े देर में समझ में आते हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैंने बहुत संभल के आहिस्ता आहिस्ता सुनाया। इसको आहिस्ता आहिस्ता लुत्फ़अंदोज़ होइए, घर जाके सोचिए। अगर छोटे कद की ख़वातीन आपको नज़र आए उनको देखिए, गौर कीजिए, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि बाज़ प्रोग्रामों में हम नाजरीन करते रहते हैं, टीवी के प्रोग्रामों में आपके सामने बैठते हैं तो सामईन करते रहते हैं, तो एक गलतफहमी ये पैदा होती है कि नाजरीन वो है जो सिर्फ देख सकता है, सुन नहीं सकता, और सामईन वो है जो सुन सकता है, देख नहीं सकता, नाबीना होते हैं सामईन। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ बसीरत का मामला है, कि मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो एक नाबीना शख्स की शादी हो गई तो सुहाग रात को उसकी बीवी ने कहा
कि काश तुम अंधे नहीं होते और देख सकते कि मैं इतनी हसीन और जमील हूं कि तुम देखते तो तुम्हारी आंखें चकाचौंध रह जाती। तो वो अंधा शख्स, नाबीना शख्स जोर से मुस्कुराया और कहने लगा, बेगम अगर तुम वाकई इतनी खूबसूरत होती तो आंख वाले तुम्हें मेरे लिए क्यों छोड़ देते। तो इस तरह से लतीफ़ों की महफिल शुरू हो चुकी है। इससे पहले कि मैं तबस्सुम साहिबा को ज़हमत लतीफ़ा दूं, मैं चाहूँगा कि हमारे शोरा के दरमियान कुछ बहुत ही अच्छे लतीफ़ा गो तशरीफ़ रखते हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा मुस्तफ़ा अली बेग से, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी दरख्वास्त को वो रद्द नहीं करेंगे, कि वो तशरीफ़ लाएँ। उनके लतीफ़े ऐसे होते हैं कि जो सामीन भी इंजॉय कर सकते हैं और नाजरीन भी, यानी अगर आप आंख बंद करके सुने तो भी इंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप नहीं सुन सकते तो सिर्फ उनके चेहरे को देखिए, वो भी मुजस्सम लतीफ़ा हो जाता है। जब वो लतीफ़ा सुनाते हैं तब, जब वो अपना कलाम सुनाते हैं तब, उनके चेहरे के तासुरात को भी आप उतना ही इंजॉय कर सकते हैं जितना कि उनके कलाम को और उनके लतीफ़ों को। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने लतीफ़ों की बमबारी शुरू करें। मैं एंग्लो उर्दू शायरी करता हूँ, अंग्रेज़ी के अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ अपनी शायरी में। उस पर एक लतीफ़ा छोड़ा था। एक चूहा अपने बच्चों के साथ जा रहा था, सामने एक बिल्ली आ गई। चूहा दो पैर पे खड़ा होकर भौंकने लगा। चूहा भौंकने लगा, बिल्ली बहुत परेशान हुई और डर के भाग गई। तब चूहा पलटकर अपने बच्चों से कहा, देखा मादरी जबान के अलावा दूसरी जबान सीखने का फायदा। दोबारा सुनाने मजा नहीं आता, मैं नया और सुनाऊंगा, फिर सुनाऊं। एक साहब कुत्ते का मेकअप करके मास्क लगा के जा रहे थे फैंसी डे शो में हिस्सा लेने के लिए। तो म्यूनिसिपैलिटी वालों ने पकड़ लिया उनको और कहा कि आपका नंबर कहाँ। अरे साहब बड़ी अजीब बात है, मैं फैंसी डे शो में हिस्सा लेने जा रहा हूँ, नंबर कहाँ से आ गया भाई साहब, मैं कुत्ते का मेकअप किया हूँ। नहीं साहब नंबर बताना पड़ेगा। अरे ये कोई बात हुई, मैंने कहा ना मैं इंसान हूँ। हम क्या करें साहब, सिवा से जो भी कुत्ता पकड़ रहे हैं वो यही कर रहा है। फैदी भाई ने माहिर तालीम पे एक बड़ा अच्छा मजमून सुनाया। मेरा अपना बनाया हुआ लतीफ़ा है कि एक मेरे दोस्त थे जिन्होंने उर्दू से पीएचडी किया और उनको गोल्ड मेडल मिला, गोल्ड मेडल। तो हर कसम आंखें से कहते कि मुझे गोल्ड मेडल मिला, मुझे गोल्ड मेडल मिला। एक बार वो साइकिल रिक्शा में जा रहे थे, बोले रिक्शा वाले साहब कभी आपको गोल्ड मेडल मिला क्या? वैसे आप कैसे मिलेगा, सामने देख के चलाना पड़ता। कैसे मिलेगा साहब, सामने देख के चलाना पड़ता। साहब आपको कहाँ मिला? अरे नहीं वो ऐसा नहीं मिलता, पढ़ने से मिलता है। साहब अगर हम पढ़ते तो रिक्शा क्यों चलाते थे? आप पढ़े आपको मिला? क्या पढ़े साहब आप? तो बोले उर्दू से। मैं उर्दू से। अच्छा उर्दू पढ़ने पर गोल्ड मेडल मिलता है? हाँ। साहब खुदा की कसम, बुरा माने, अब बुरा ना माने, खुदा की कसम अगर मैं उर्दू पढ़ता तो 5 गोल्ड मेडल लेता था। ये हुआ। वो एक शायर बड़े आशिक मिजाज होते हैं कि एक शायर साहब के दोस्त का इंतकाल हो गया, कफन दफन का इंतजाम हो रहा था। वो पहुंचे और बेवा को पुरसा देने लगे कि मेरे दोस्त बड़े अच्छे थे, बड़े बड़े लायक थे, फलां थे, ये थे, और आप भी बड़ी उम्र हैं, इतनी खूबसूरत हैं, आप इतनी अच्छी हैं, क्या मैं मरहूम की जगह ले सकता हूँ?
तो बेवा ने कहा अगर दफनाने वाले राजी तो मेरे को क्या है इस तरह। अगर दफनाने वाले राजी हैं तो मुझे इतराज नहीं है। एक बूढ़ी औरत कॉस्मेटिक की दुकान पे गई और कहने लगी सफेद बालों के लिए आपके यहां कुछ है? तो दुकान वाले ने जवाब दिया हाँ मोहतरमा, इज्जत है, एहतराम है। कुछ मुशायरे के ताल्लुक से, एक तरह ही मुशायरे के ताल्लुक से एक बहुत दिलचस्प वाक़या मैं सुनाने जा रहा हूँ कि जॉनी वॉकर के बंगले पर एक तरह ही मज़ाहिया मुशायरा रखा गया था जिसमें फुरकत काकोरवी और ज़रीफ दहलवी और भी शरीक थे और कई फिल्मी लोग जमा थे। नौशाद थे, शकील बदायूनी थे, मीना कुमारी, कमाल अमरोही, टुनटुन, दिलीप कुमार, शायद मोहतरमा तबस्सुम भी मौजूद रही हो। उसका मिसरे तरह था कि बिना ऐनक के सोया था तो देखा मैंने ख्वाब आधा, बिना ऐनक के सोया था तो देखा मैंने ख्वाब आधा। तो शकील बदायूनी उस तरह ही मुशायरे की निज़ामत कर रहे थे और एक शायर आया था बदायूं से जो मुतशायर था, यानी वो बिल्कुल शायर नहीं था और वो दिलावर फिगार से मज़ाहिया गज़ल लिखा के मुशायरों में पढ़ता था और बहुत कामयाब होता था। ये वो ज़माना था जब दिलावर फिगार ख़ुद संजीदा शायरी करते थे। मज़ाहिया शायरी का उन्होंने बाकायदा आगाज़ नहीं किया था, लेकिन वो उस मुतशायर को लिख लिख के दिया करते थे और वो हिंदुस्तान भर में उनकी गज़लों से कामयाबी हासिल करता था। तो जॉनी वॉकर के बंगले पर जो ये तरह ही मुशायरा हुआ तो शकील बदायूनी को पता नहीं था कि ये कौन साहब है, तो उन्होंने सबसे पहले नंबर पे उस शायर को दावत कलाम दी। अब उस शायर ने अपना कलाम पढ़ना शुरू किया। याद रखिए कि मिसरे तरह था कि बिना ऐनक के सोया था तो देखा मैंने ख्वाब आधा। पहला उन्होंने शेर पढ़ा, मुतशायर हैं, उनको कुछ नहीं आता लेकिन पढ़ते थे और तरन्नुम से बहुत अच्छा पढ़ते थे। आधी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पे जमा थी। पहला शेर उन्होंने पढ़ा कि हुआ है इब्तिदाए इश्क में यूं दिल खराब आधा, हुआ है इब्तिदाए इश्क में यूं दिल खराब आधा कि जैसे सीख पर चढ़ते ही जल जाए कबाब आधा। तो वो पहले मिसरे से ही, पहले शेर से ही कामयाब हो जाए, बड़ी दाद मिली उनको। उनसे कहा गया कि भाई आगे पढ़िए। उन्होंने दूसरा शेर पढ़ा कि मुझे शक है मेरे महबूब की एक आंख गायब है, मुझे शक है मेरे महबूब की एक आंख गायब है कि वो जब भी उलटता है नकाब आधा। ये शेर उन्होंने जैसे ही पढ़ा था वो मुश्किल तो छतें उड़ गई और लोगों ने इतनी दाद दी कि खुदा की पनाह। उन्होंने फिर एक शेर पढ़ा कि सुना है निस्फ बेहतर भी कहा जाता है बेगम को, सुना है निस्फ बेहतर भी कहा जाता है बेगम को, तो इसका ये मतलब है कि शौहर है खराब आधा। और उनको बहुत ज़्यादा दाद मिली तो आखिरी शेर उन्होंने पढ़ा कि जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, जो मतलब की इबारत थी उसे पंजों से घिस डाला, कबूतर लेके आया है मेरे खत का जवाब आधा। वो जनाब मुशायरा उस मुतशायर ने लूट लिया, बड़ी वाहवाह हुई, लोगों ने उसको कंधे पे उठा लिया। तो शकील बदायूनी तो सब लोगों ने उनको घेर लिया और जो ऑडियंस थे उनमें से किसी ने कहा कि साहब ये ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो बिल्कुल निरे जाहिल थे, उनको एक लफ्ज़ अंग्रेजी का नहीं आता था। किसी ने कहा कि ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उन्होंने जवाब दिया वो मेरे पास नहीं है। फिर किसी ने कहा कि अच्छा एड्रेस ही दे दें, जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा अच्छा आप एड्रेस दे दें। अब एड्रेस क्या होता वो नहीं पता। कहने लगे आप मेरा कुछ नहीं ले सकते, मैं कुछ नहीं दूंगा। जब ये पता लगा तो शकील बदायूनी का शौक हो गया। वो उन्होंने कहा कि तुम उठो जल्दी यहाँ से, उठो मेरी गाड़ी में जाके बैठो। अपनी गाड़ी में ले गए, अपने घर ले गए। वहाँ उसको बहुत डांटा उन्होंने और पूछा कि तुम किससे लिखा के लाते हो, तो पता लगा कि वो दिलावर फिगार से लिखा के लाता है।
फिर शकील बदायूं ने एक बहुत लंबा चौड़ा खत लिखा और उसी शख्स को दिया कि जाके दिलावर फिगार को देना। उसमें खत में लिखा था कि तुम क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो और इस नामाकुल शख्स को सिर्फ बदायूं की हद तक रखो और तुम संजीदा शायरी छोड़ो, मिजाहिया शायरी शुरू करो। उसके बाद दिलावर फिगार ने मिजाहिया शायरी शुरू की और वो हिंदुस्तान के कामयाब तरीन मिजानिगार, मिजागो शायर करार पाए। और हाँ, मैं वहीं आ रहा था, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत देर से आपकी आवाज़ का मुंतज़िर था कि उसके बाद जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ भी वो बहुत कामयाब हुए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान से जब उनकी किताब शाये हुई तो उन्होंने अपनी पूरी ये दास्तान हयात कलमबंद की और उसमें एक जुमला उन्होंने लिखा कि मुझे अफसोस है कि मेरे पाकिस्तान आने के बाद हिंदुस्तान में अच्छी तंज़िया और मिजाहिया शायरी नहीं हो रही है। दावत कलाम दे रहा हूँ गोरखपुर से तशरीफ़ लाए गिरगट को, यानी गिरगट गोरखपुरी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि वो तशरीफ़ लाएं और इस बात का एहतमाम करें कि महफिल का रंग ना बदलने पाए। शाखे आहू की रवायात बरतना सीखो, क्या बात? शाखे आहू की रवायात बरतना सीखो, यानी पारे की तरह तुम भी तड़पना सीखो। वाह। शाखे आहू की रवायात बरतना सीखो, यानी पारे की तरह तुम भी तड़पना सीखो। और इस रयाकारी के तेजाब से बचना हो अगर, तब तो गिरगिट की तरह रंग बदलना सीखो। वो मेरा एक बच्चा है 9 साल का, मुझे मशवरा दे रहे हैं, 4 में से समाप्त करो। हार सेहरे को नहीं फूल का गट्ठा कहिए, हार सेहरे को नहीं फूल का गट्ठा कहिए, जो दही घी से अलग हो उसे मट्ठा कहिए। हार सेहरे को नहीं फूल का गट्ठा कहिए, जो दही घी से अलग हो उसे मट्ठा कहिए। और मैं हूँ 9 साल का, इस वास्ते गिरगिट अब्बा उल्लू मत कहिए, मुझे उल्लू का पट्ठा कहिए। हार सेहरे को नहीं फूल का गट्ठा कहिए, जो दही घी से अलग हो उसे मट्ठा कहिए। और मैं हूँ 9 साल का, इस वास्ते गिरगिट अब्बा उल्लू मत कहिए, मुझे उल्लू का पट्ठा कहिए। चाल विशाल समाज का मैं कि एक दिन उर्दू के टीचर ने जो पूछा ये सवाल, एक दिन उर्दू के टीचर ने जो पूछा ये सवाल, जम्मा है शलवार की वाहिद है बतलाओ शहाब। एक दिन उर्दू के टीचर ने जो पूछा ये सवाल, जम्मा है शलवार की वाहिद है बतलाओ शहाब। तब जवाबन बेअदब ने बाअदब होकर कहा, एक वचन शलवार ऊपर बहुवचन नीचे जनाब। एक नज़्म मोहतरमा ने फरमाइश किया कि गिरगिट साहब आप मेरी तारीफ में कुछ नहीं कहते हैं, तो मैंने मुख्तसर से नज़्म छोटी सी खता समझिए तो कतई है कि जैसे कश्मीर से कन्या तक आजकल बेबसी खेलती है, जैसे कश्मीर से कन्या तक आजकल बेबसी खेलती है, सेठ की जैसे सूदी वही पर आह मजबूर की खेलती है, जैसे बेवा के चेहरे पे हरदम दोस्तों बेहिसी खेलती है, डोरकी जैसे कटिए में डटकर एक मछली फंसी खेलती है, जिस तरह से क्लब में पहुंचकर एक हसीना रमी खेलती है, जिस तरह दरमिया पागलों के अक्ल की मुर्दनी खेलती है, बस उसी तौर गिरगिट से यारो रात दिन गिरगिटी खेलती है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जिसका उन्वान है कौन साला कहता है, समाप्त करूँ। जज ने पूछा, ए मुल्जिम तूने की डकैती है, क्या अवाम की दौलत तेरे घर की खेती है, क्यों सितम से है रग़बत, क्यों बुरों में रहता है, सुन के बोला वो मुल्जिम कौन साला कहता है। कंटेंट ऑफ कोर्ट था। उसके लब का ये जुमला दाग था शराफत पर, पड़ गई शिकन फौरन अब रुए अदालत पर, जज के सख्त तेवर को ताड़ जब गया मुल्जिम, जज के सख्त तेवर को भांप जब गया मुल्जिम, हंस के बोला ए आका कोर्ट के बड़े हाकिम। वाल्मीकि ने मरा मरा कहा तो राम हुआ था। जज के सख्त तेवर को भांप जब गया मुल्जिम, हंस के बोला ए आका कोर्ट के बड़े हाकिम, जैसे राम की रट से होता है मरा साहब,
बस उसी तरीके से हो गई खता साहब। मैंने तो कहा था ये कौन सा ला कहता है, आपने सुना साहब कौन सा ला कहता है। वाह वाह वाह। और अब मैं लखनऊ से तशरीफ लाए जनाब मिस्टर लखनवी को दावत कलाम दे रहा हूँ। उनसे दरख्वास्त है कि तशरीफ लाएं और वक्त का ख्याल रखते हुए अपना कलाम पेश करें। जनाब मिस्टर लखनवी। पहले मैं 4 मिसरे अपने तारुफ को पेश कर रहा हूँ। फरमाएं इरशाद। कि किताबे शौक के बिगड़े हुए हुरूफ हैं हम। वाह। किताबे शौक के बिगड़े हुए, किताबे शौक के वाह वाह, बिगड़े हुए हुरूफ हैं हम, और फुफून खाया हुआ इश्क का सुफूफ हैं हम। फुफून खाया हुआ इश्क का सुफूफ हैं हम, और जो होशियार कुछ होते तो मर गए होते। वाह वाह। जो होशियार कुछ होते मर गए तो मर गए होते। खुदा का शुक्र है मिस्टर के बेवकूफ़ हैं हम। खुदा का शुक्र है मिस्टर के बेवकूफ़ है हम। और मैं जब ये कथा पेश कर रहा था, इधर से एक आवाज़ आई थी कि लग रहा है मैं 4 मिसरे उन्हीं की नज़र कर रहा हूँ। ये आप सबका तारुफ है, मुलादा फरमा लें कि करीब ही में नहीं दूर दूर होता है, करीब ही में नहीं दूर दूर होता है, और किसी में इज्ज किसी में गुरूर होता है। वाह वाह। किसी में इज्ज किसी में गुरूर करीब होता ही में नहीं दूर दूर होता है, और किसी में इज्ज किसी में गुरूर होता है। और बता रहा है ये सदियों का तजर्बा मिस्टर, बता रहा है ये सदियों का तजर्बा मिस्टर, हर आदमी में सीढ़ीपन जरूर होता है। वाह वाह। हर आदमी में सीढ़ीपन जरूर होता है। और अब मुलादा फरमाए पेश कर रहा हूँ। मैंने तारुफ पेश किया था, 4 मिसरे अपने पते के तौर पर पेश कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए इरशाद। कि अदब की दौड़ में हिंदुस्तान में, अदब की दौड़ में हिंदुस्तान में, अदब की दौड़ में हिंदुस्तान में अकेला लखनऊ है और मैं हूँ। क्या बात। अदब की दौड़ में हिंदुस्तान में अकेला लखनऊ है और मैं हूँ। मेरे घर के बराबर पुलिस है, पब्लिक लैट्रिन। मेरे घर के बराबर बम पुलिस है, बहारे रंगोबू है और मैं हूँ। बहारे रंगोबू है और मैं हूँ। मेरे घर के बराबर बम पुलिस है, बहारे रंगोबू है और मैं हूँ। और ये 4 मिसरे ख़ास तौर से शुअरा इकराम की नज़र कर रहा हूँ। तालिब भाई ख़ास तौर से पेश कर रहा हूँ। फरमाएं कि दावा है शायरी का तो सच बोलना भी सीख। क्या बात। दावा है शायरी का सच बोलना तो भी सच बोलना भी सीख। राई को तू पहाड़ बनाकर गजल न लिख। क्या बात। वाह वाह। राई को तू पहाड़ बनाकर गजल न लिख। और सूरत में है चुड़ैल तो लिखता है तू परी। सूरत में है चुड़ैल तो लिखता है तू परी। अल्फाज को खिताब लगाकर गजल न लिख। सूरत में है चुड़ैल। फिर पढ़िए इसको, बहुत खूब। कि दीवाना अब है कोई न होशियार कोई है। दीवाना अब है कोई न होशियार कोई है, और मुफलिस का तस्करा है न जरदार कोई है। वाह। मुफलिस का तस्करा है न जरदार कोई है। और आबादी डॉक्टर की जो बढ़ती रही तो फिर, आबादी डॉक्टर की जो बढ़ती रही तो फिर घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है। घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जो बढ़ती रही तो फिर घर घर सदा लगाएंगे बीमार कोई है। फरमाए कि फुटपाथ पे अशार सुनाया नहीं करते। फुटपाथ पे अशार सुनाया नहीं करते, और सुरताल से महफिल में भी गाया नहीं करते। क्या बात। वाह। सुरताल से भी महफिल में भी गाया नहीं करते। और मिलता है जहां माल वहीं जाते हैं मिस्टर। क्या बात। मिलता है जहां माल वहीं जाते हैं मिस्टर। फोकट की किसी बज़्म में जाया नहीं करते। फोकट की किसी बज़्म में जाया नहीं करते। आप मिस्टर के बारे में कह रहे हैं, मिनिस्टर के बारे में कह रहे हैं। जी इरशाद। वो सिर्फ नून की नुक्ता के फर्क जी हाँ, वो बहर से गिर जाएगा, वो बड़ा कि ये एक अभी ये
चूहों के सिलसिले में बड़ा जिक्र हुआ है। जी जी, मैं एक लतीफ़ा 4 मिसरों में मैंने नज़्म किया है, लाया फरमाने इरशाद। कि देख कर हाथी को एक चूहे ने पूछा उसका नाम। जी, देख कर हाथी को एक चूहे ने पूछा उसका नाम, बोला हाथी मैं हूँ हाथी और बड़ा सरदार हूँ। वाह, बोला हाथी मैं हूँ हाथी और बड़ा सरदार हूँ, लेकिन इतना तो बताओ तुमको क्या कहते हैं लोग। वाह वाह, लेकिन इतना तो बताओ तुमको क्या कहते हैं लोग। बोला चूहा मैं भी हाथी हूँ मगर बीमार हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लखनवी साहब और नाजरीन किराम। वो मुझे नेग्लेक्ट किए, ये एक सदमा हो गया। वाह, ये एक सदमा हो गया, मुझको डायबिटीज हुई, आहों से दम्मा हो गया। क्या बात। मुझको डायबिटीज हुई, आहों से दम्मा हो गया। आशिकी का जब बुखार उतरा है पक्की एज में, आशिकी का जब बुखार उतरा है पक्की एज में, अरे दर्द दिल नीचे उतर कर दर्द घुटना हो गया। वाह वाह वाह, क्या बात। मैं फरमाए कि मेरा इलाज जिसकी दवा पर डिपेंड है, अच्छा, मेरा इलाज जिसकी दवा पर डिपेंड है, वो डॉक्टर भी आज दुआ पर डिपेंड है। अच्छा, तो चाहूंगा शेर पे, कल तक जो सिर्फ वादे सबा पर डिपेंड था, कल तक जो सिर्फ वादे सबा पर डिपेंड था, वो फूल अब पोल्यूटेड हवा पर डिपेंड है। वाह, एक और खता अर्ज किया है कि ये आरज़ू अजब है दिले बेकरार में, वाह, ये आरज़ू अजब है दिले बेकरार में, पेट्रोल की तरह से जलूं उनकी कार में। अच्छा, हमारा स्टाइल है, क्या है बहुत चंदा अच्छा। स्टाइल था। चंदा जो उर्स का था वो सज्जादे खा गए, चंदा जो उर्स का था वो सज्जादे खा गए, मुर्शद तड़प के रह गए अपनी मजार में, मुर्शद तड़प के रह गए अपनी मजार में। एक तरुण से गजल सुनिएगा, वेस्टर्न स्टाइल के तरुण में गवारा फरमाए। क्या है दिल क्या है जिगर, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो, दर्द होता है किधर, यू डोंट नो, यू डोंट नो, खाक में मिल जाएगी ब्यूटी तेरी, खाक में मिल जाएगी ब्यूटी तेरी, मेरी आहों का असर, यू डोंट नो, वाह, अच्छा, मेरी आहों का असर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। इश्क भी अब बन गया क्रिकेट का गेम, इश्क भी अब बन गया क्रिकेट का गेम, बेवफा का बाउंसर, यू डोंट नो, बेवफा का बाउंसर, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो। अच्छा, वंस अपॉन ए टाइम हम भी थे जवां, क्या बात है, वाह वाह वंस वाह, अपॉन ए टाइम हम भी थे जवां, वो जमाना माय डियर, यू डोंट नो, बहुत अच्छा है। वो जमाना माय डियर, यू डोंट नो, यू डोंट नो, यू डोंट नो। अर्थ क्या है? इतने झूठे आशिकों के क्राउड में, इतने झूठे आशिकों के क्राउड में कौन है सच्चा लवर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। धूप से चकरा के कितने गिर पड़े, धूप से चकरा के कितने गिर पड़े, तुम हो ऐसी में डियर, यू डोंट नो, तुम हो ऐसी में डियर, यू डोंट नो, यू डोंट नो। आज क्या? वस्ल के वादों पे
करके ब्लाइंड फेथ, वस्ल के वादों पे करके ब्लाइंड फेथ, कौन जागा रात भर। यू डोंट नो, यू बदले उनका रंग गिरगिट की तरह, बदले उनका रंग गिरगिट की तरह, कल का क्या होगा कलर। यू डोंट। अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये पढ़िए इसको। बदले उनका रंग गिरगिट की तरह, कल का क्या होगा कलर। यू डोंट नो, यू डोंट नो। अरे क्या कि ये एड्स अवेयरनेस के बारे में है साहब। देखिए तो क्या के अर्थ क्या है कि रोमियो तुम बन गए जिसके लिए, क्या बात, रोमियो तुम बन गए जिसके लिए एड्स है उसको मगर। अरे भाई मुस्तफा अली बेग, मुस्तफा अली बेग साहब इतने, मैं आपकी मदद करता हूँ, मेरी बात वो जरूर मानेंगे। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो इडियट ना बने और आ जाएं यहाँ पर। मेरी बात का मतलब भी वही आगे समझाएंगे। आइए, इडियट जो है उनकी गजल की रदीफ है। अमेरिका में सुनाया था, ये अमेरिका में सुनाया था साहब कि वहाँ जो हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी बच्चे उनका ब्रॉटअप हो रहा है, वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसा पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो उसका रदीफ रखा कि इडियट, गुस्सेली गजल, एंग्री गजल, उनको शॉपिंग क्यों कराया, इडियट। अच्छा है, जो कमाया था गंवाया, इडियट। अरे बाल तो झड़ते ही जाएंगे तेरे, बाल तो झड़ते ही जाएंगे तेरे, वाइफ को सर पे बिठाया, इडियट। अच्छा है। और तू गालियां तू सुन रहा है फोन पर, गालियां तू सुन रहा है फोन पर, रंग नंबर क्यों मिलाया, इडियट। और जिसके खातिर जूतियां खाया था तू, जिसके खातिर जूतियां खाया था तू, फिर उसी से दिल लगाया, इडियट। फिर उसी से दिल लगाया, इडियट। 90% क्लिंटन है यहाँ, अच्छा, उस वक्त की बात है। 90% क्लिंटन है यहाँ, एक ही को क्यों फंसाया। अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। 90% क्लिंटन है यहाँ, एक ही को क्यों फंसाया, इडियट। और क्या वो चने का झाड़ था, आई डिडंट नो। अच्छा है, वो चने का झाड़ था, आई डिडंट नो, मुझको तू उस पे चलाया, इडियट। मुझको तू उस पे चढ़ाया और दिल हमारा हिरोशिमा बन गया, दिल हमारा हिरोशिमा बन गया। तूने ऐसा बम गिराया, इडियट, तूने ऐसा। और दर्द में एक टेस्ट आता था मुझे, दर्द में एक टेस्ट आता था मुझे, और जख्म पे मरहम लगाया, इडियट। और उसको, उनको बिरयानी चिकन की और मुझे, उनको बिरयानी चिकन की और मुझे बुर्ता बैगन का खिलाया, इडियट। और क्या के उसको सीने से लगाना था तुझे, देखकर बस मुस्कुराया, इडियट। और क्या है, और क्या साहब, वो तो तिरछे हैं तुझे मालूम था, क्या बात है, वो तो तिरछे हैं तुझे मालूम था, उनसे नजरें क्यों मिलाया, इडियट, उनसे नजरें क्यों मिलाया, इडियट। और क्या साहब, कैसे होगा तुझ पे मौला का करम, कैसे होगा तुझ पे मौला का करम, क्या कभी सर को झुकाया, इडियट। वाह वाह वाह, आएंगे आएंगे, अभी बहुत से अच्छे शायर बाकी हैं।
आजकल पानी की हर जगह किल्लत है, तो नेताओं ने सोचा कि पहले पानी के ताल्लुक से कुछ वादे किए जाएं। तो एक नेता वादा कर रहे हैं कि प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम। एक नेता का ये वादा वजह हैरानी न था। प्यासी जनता के लिए लाखों कुएं खोदेंगे हम, एक नेता का ये वादा वजह हैरानी न था। हाँ, मगर जब इख्तिदार उनको मिला तो ये खुला, उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी, पानी न था। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो उनके खोदे हर कुएं में प्यास थी, पानी न था। जब हमारे वतन को आज़ादी मिली थी तो उस वक्त आज़ादी के पेपर्स पे रात के 1 बजे साइन हुआ था। तो यानी हमारे वतन को आज़ादी रात में मिली थी। तो उसके पस मंज़र में देखिए कि बेड़ियां टूटी, ज़माना हो गया। बेड़ियां टूटी, ज़माना हो गया, रुख नहीं पलटा मगर हालात का। बेड़ियां टूटी, ज़माना हो गया, रुख नहीं पलटा मगर हालात का। हमको आज़ादी मिली थी रात में, सिलसिला बाकी है अब तक रात का। वाह 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 वाह। हमको आज़ादी मिली थी रात में और सिलसिला बाकी है अब तक रात का। यहाँ कुछ नौजवान शायर हैं, तो नौजवान सामीन हैं, तो मैं ये क़ता उन नौजवानों की नज़र करता हूँ। मज़ाहिया क़ता है कि एक नौजवान इतना किफ़ायत शियार था, एक नौजवान इतना किफ़ायत शियार था, देखो वो किस सलीक़े से पैसा बचा गया और शादी के बाद अपने हनीमून के लिए शिमला की वादियों को अकेला चला गया। अच्छा, वाह वाह। एक नज़्म पेश करता हूँ जिसका उन्वान है स्क्रू। स्क्रू उन्वान है। अर्ज़ क्या है कि ज़रा सी चीज़ है ये जिसको स्क्रू कहिए, ज़रा सी चीज़ है ये जिसको स्क्रू कहिए, या फिर इसे कोई कारिंदे रुफू कहिए। कलों को जोड़ के रखना ही इसकी खू कहिए, और इसे तो सनत व हिरफत की आबरू कहिए। और कई बिगाड़ मशीनों के राइट करता है, वो चूल चूल भी ढीली तो टाइट करता है। वाह 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 वाह। वो चूल चूल भी ढीली तो टाइट करता है, और जकड़ना कसना इसी का कमाल होता है। पकड़ से इसकी खिसकना महाल होता है, पकड़ से इसकी खिसकना महाल होता है। मिजाजे पुरजा इसी से बहाल होता है, महावरे में भी ये एक मिसाल होता है। वो बदनसीब के भेजा खराब हो जिसका, तो लोग कहते हैं ढीला है स्क्रू इसका। वो बदनसीब के भेजा खराब हो जिसका, तो लोग कहते हैं ढीला है स्क्रू इसका। वो बस हो, कार हो, साइकिल हो या हो स्कूटर, फ्रिज हो, फैन हो, टीवी हो या हो फर्नीचर, यही तो रखता है सब, यही तो रखता है इन सब को ठीक हालत पर, कि जोड़ जोड़ को कसता है इनमें घुस घुस कर। और पलंग तख्त तिपाई में मेज कुर्सी में, लगा हुआ है ये सबकी मिजाज कुर्सी में, लगा हुआ है ये सबकी मिजाज कुर्सी में। और बन देखिए कि ये पेजदार है लेकिन हुनर में सीधा है, ये पेजदार है लेकिन हुनर में सीधा है। तमाम कारीगरों का बड़ा चहीता है, अगरचे दाब के रखना ही काम इसका है। एक और टूल है जिससे ये खुद भी दबता है, यही के स्क्रू ड्राइवर गुरु है इसका भी, और कहीं गिरफ्त से इसकी कहीं ये खिसका भी। अब बन देखिए कि जिन्हें नहीं है कोई स्क्रू का अंदाज़ा, और भुगत रहे हैं तजाहुल का अपने क़िमियाज़ा, ना उनकी खिड़की सलामत ना कोई दरवाज़ा, और बिखरता रहता है उनके मकां का शीराज़ा। हमेशा रहते हैं सब जोड़ उनके ढीले से, जो लोग काम चलाते हैं सिर्फ कीले से। आखिरी बंद देखिए, आखिरी बंद है कि न जाने जहन में ऐसा ख्याल क्यों भरा, जो ख्वाब में भी हमें आज तक नहीं सूझा। अजीब तरह का था वो ख्याल कुछ ऐसा, कि स्क्रू से करिश्मा ये हो गया होता। हमारी समत भी पेच उसके मुड़ गए होते, और मदद से उसकी हम आपस में जुड़ गए होते।
दवाखाना है, एक पेशेंट सो रहा था। जब उसकी आंख खुली तो उसके पड़ोस का पेशेंट गायब था। तो उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब मेरे बाजू का आदमी कहाँ गया? डॉक्टर साहब मेरे बाजू का आदमी कहाँ गया? ऑपरेशन था सुना, क्या ऑपरेशन हो गया? तो डॉक्टर साहब ने कहा, ऑपरेशन बहुत मेहनत से करे उसका हमें, ऑपरेशन बहुत मेहनत से करे उसका हमें, ऑपरेशन कामयाबी था मगर उन मर गया। ऑपरेशन कामयाबी था मगर उन मर गया। कल तुम्हारा ऑपरेशन है, तुम्हें तैयार रहो। इतना सुनना था कि पेशेंट सांस लेना भूल गया। हुआ सो हो गया, अब उसको पछताए तो क्या होता? हुआ सो हो गया, अब उस पे पछताए तो क्या होता? भीगी बारूद पे अंगार सिल गए तो क्या होता? खबर के गुप अंधेरे में बरक भर रहा हूं मैं करनी का, खबर पे तुम चिरागा ला के सिल गए तो क्या होता? जिंदगी अपनी तो नहीं है दिल से, किस्मता कहाँ से बदलते हैं तिल से। मेरी किस्मत को लिखा सो वाला काले कागज पे लिखा पेंसिल से। साहब एक शेर है सीमा आपका बहुत मशहूर, ये किसने शाखी गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी कि मैंने शौक गुल बोसी में कांटों पर जुबान रख दी। तो उस पर एक जाहिल आदमी ने जो अपने ख्यालात का इजहार किया, शेर बड़ा अच्छा, शायर बहुत बड़े, लेकिन ये इसकी समझ में नहीं आया। तो ये किस तरह उसको समझा, ये आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। ये किसने शाखी गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी कि मैंने शौक़ गुल बोसी में कांटों पर जुबान रख दी। समझ में साफ नहीं आया तो पूछा शाख़ गुल क्या है? ये गुलबोसी बोले तो क्या, करीबे आशियाँ क्या है? तो बोले शाख़ गुल बोले तो फूलों की डगाली है, ये गुलबोसी बोले तो प्यार फूलों से टिकोली है। करीबे आशियाँ का भी उन्होंने मतलब बता डाले, ज़बरदस्ती ये मुंह बनता तो वो मुंह को खुला डाले। अरे क्या शायरी है, देख रहे हैं? वह वारे वारे वाह, जिधर गुल है उधर बुलबुल भी रहते, उनके घर रहते, जिधर भी चांदनी रहती चकोरा भी उधर रहते। चमन ऐसो जगह पर घर बनाया, कौन हौला था? वो बुलबुल था क्या कौवा था? वो बिज्जू था क्या कोला था? चलो पतझड़ का मौसम होएगा ये मान लेता हूँ मैं, खिजा होंगी चमन बर्बाद होएगा मान लेता हूँ मैं। खिजा में फिर ये शाखे गुल किधर से कौन लाया रे? खिजा में फिर ये शाखे गुल किधर से कौन लाया रे? ये उपलियों को डुबा को फतरे पानी पो तिराया रे। सुनो मैं खैस को हर चीज़ में लैला नजर आई, नजर डाला उन्हें जहाँ भी उसे लैला नजर आई। तो होएगा इन भी शाखे गुल का दीवाना जमाने से, जब ही को शाखे गुल की लगा ली पो नजर आई। न कानों से कोई देखा न आँखों से कोई सुनता, ये गुलबोसी में बोसा है तो बोसा होंठ से होता। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा है। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा है? न कानों से कोई देखा न आँखों से कोई सुनता, ये गुलबोसी में बोसा है तो बोसा होंठ से होता। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा? ज़बान से चाटते हैं चखते हैं मज़ा और मुंह चिढ़ाते हैं। ज़बान से चाटते हैं चढ़ते हैं मज़ा और मुंह चिढ़ाते हैं, हुक्म देते हैं ज़बान से और उसी से गिड़गिड़ाते हैं। इन्हें तो शौक़ गुलबोसी में कांटों पर ज़बान रख रहा। क्या इसके होंठ फूट गए थे जो कांटों पर ज़बान रख रहा? ज़बान का लफ्ज़ रखना है तो रख लो, अपना क्या जाता? रखे तो यूं रखो, वो शेर को मतलब भी साफ आता। ये किसने शाख़ गुल लाकर करीबे आशियाँ रख दी कि मैंने शौक़ गुल चाटी में कांटों पर ज़ुबान रख दी। जब अपने बचपन में नशिस्तों में रहते थे, वो गज़ल सुनाई जाती थी कि मुँह रख के मुँह सो गए ऊना किसी रुखसारों पर, जब मिला चैन तो नींद आ गई अंगारों पर। जब ये शायरी गज़ल होती थी कि इसमें कोई शेर अलग से होता तो शायर ये कहता था
कि गजल से हट के एक शेर हो गया। अब ये कहा जाता है कि 100 शेर आपने बल्लम तोपा सुना है और फिर कहा कि एक गजल का भी हो गया। इससे पहले आप क्या कहते, मुझे माफ फरमाया, वही कह रही। मिजाज की तारीफ ये है, जो जहां तक मुझे मालूम है, कि जिसको बालिग समझे और नाबालिग ना समझे, ये मिजाज है। तंज में और गाली में बाल भर का फर्क है। तंज का मतलब जिसके लिए आपने क्या है वो भी शुगुफ्ता हो उठे, अगर उसकी पेशानी पर बल पड़ता है तो उसका मतलब ये आपने उसको गाली दी। तो ये फर्क है। फिर सुने कि वो असर अंगेज गजलें, वो तगज़्ज़ुल, वो ख्याल, बंद कमरों में पढ़ा करते थे जिनको खुश जमाल, बाइसे जिद्दत पसंदी आ गया उन पर जवाल, क्या तुम्हारा जिक्र सागर शायराने बाकमाल। जिक्र कुत्तों का गजल में जब से फरमाने लगे, मतले से मख्ते तलक सब शेर गुर्राने लगे। मतले से मख्ते तलक सब शेर गुर्राने लगे। अब यहां से 2-3 और सुन लें, उसके बाद फिर आपको एक नज़्म सुना दें कि रेलों पर बैठ जाइए फिर देखिए सफर, रखा मिलेगा फर्श पर सामा कमर कमर, माए यहां वहां है तो बच्चे इधर उधर, माशूक आशिकों से लड़ाते हुए नजर, यारान तेज तर सरो सीना भी नांग दें, खूंटी समझ के कान में थैले को टांग दें। खूंटी समझ के कान में। अब हमारी उम्र ये हो गई कि अब तो यहां तो इश्क हो नहीं सकता बहरहाल, तो कसम खुदा की यही है, अभी से बूढ़ों से इश्क करने लगे ताकि वहां जाते की शादी मिल जाएंगी, और ये जो मौलवियों के जो हैं वो पहले पहुंच जाएंगे, वही ले जाएंगे। हूरान खुल्द हुस्न में बेहतर है किस कदर, मैदे की लोई जिस्म है और शरबती नजर, हर चीज नाजुकी में रगे गुल से खूब तर, शब भर टटोलते रहो मिलती नहीं कमर। शब भर मिलती नहीं कमर, और हूरे गले से आके जो हमको लगाती हैं, मूंछें खुशी से मुंह पर 9:15 बजाती हैं। मूंछें खुशी से मुंह पर 9:15 बजाती हैं। ये 2 बंद फिर इस तरह के सुना दें, इसकी तरफ आपको जरूर ख्याल थोड़ा रहे, हर वक्त हंसना सा नहीं, ठीक नहीं है, कि बढ़ रहे हैं हर तरफ अज़्मो अमल के कारवां, मुर्ग अंडे दे रहे हैं और अजाने मुर्गियां, मुर्ग अंडे दे रहे हैं और अजाने मुर्गियां, मैं कहूं दौरे तरक्की या इसे दौरे खिजा, आदमी बेमोल है और पार्ट्स बॉडी के गरा, जो मुकम्मल आदमी है बेसरो सामान है, वो बोटी बोटी देखिए तो लखपति इंसान है, एक एक गुर्दा 5-5 लाख रुपए का, बोटी बोटी देखिए तो लखपति इंसान है, एक बोतल खून की कीमत अल हफीजो अलमा, लाइए लफ्ज़ें कहां से हाल कीजिए क्या बयां, कह रहा है आज भी, कह रहा है आज भी, कह रहा है अहले दिल से आज भी कच्चा मकान, जब बिकेगा खून तब उठेगा चूल्हे से धुआं, ये वसीला भी कमाने का मिटा देते हैं लोग, मस्जिदों मंदिर के आंगन में बहा देते हैं लोग, ये वसीला भी कमाने का मिटा देते हैं लोग, मस्जिदों मंदिर के आंगन में बहा देते हैं लोग। अमेरिका में काफ़ी मुशायरे होते रहते हैं, जाना रहता है। हमारे हिंदुस्तानी भाई और पाकिस्तानी भाई जो उनको अमेरिका के अलावा कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, अपनी बीवियों को यही कहा कहते हैं, गोरी को देखो ये करती है, गोरी वो करती है। मैंने कहा कि जैसा
जैसे आशिक हिंदुस्तान ने पैदा किया हुस्न जो हिंदुस्तान में है, वैसा अमेरिका में तो बहरहाल नहीं हो सकता। कोई 14 माहों की बच्चों के लिए ताजमहल बनवा के दिखाए, हम भी देखें। अमेरिका ऐसा देश है याराने तेज काम, जज्बात तो बहुत हैं, मोहब्बत बराए नाम। सर पर सुनहरे बाल, बदन चुस्त, होंठ जाम, हर लब पर आई लव है मगर आशिकी हराम। अल्लाह ही जाने कौन सी चक्की का खाते हैं, 70 बरस के सिन में भी आंखें लाते हैं। कुदरत के दस्ते नाज का माना कमाल है, वहां का हुस्न। कुदरत के दस्ते नाज का माना कमाल है, जो ख्वाब में न आए वो ऐसा ख्याल है। ऊपर से लेके ताबा कदम माला माल है, चांदी के पांव दोस्तों सोने के बाल हैं। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है, हिंदुस्तानी खूबसूरती, लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है। अरे लस्सी का जायका कहाँ इस पेप्सी में है। लेकिन जमाले हिंद कहें क्या किसी में है, लस्सी का जायका कहाँ इस पेप्सी में है। वो जो ये पंडित और मुल्ला वहां पहुंच जाते हैं, वो भी जाके वैसे ही हो जाते हैं कि बरसी बदन पर टूट के जब भूरी बदलियां, ईमा सफेद पड़ गए देखी जो गोरियां। ईमा सफेद पड़ गए देखी जो गोरियां, वाइस को है पसंद पड़ोसी की मुर्गियां। सर पर कुलाह नाफ तलक लंबी दाढ़ियां, सर पर कुलाह नाफ तलक लंबी दाढ़ियां। चेहरे तो झुर्रियों से भरे, दिल जवान है, दिन में है शेख, रात में सलमान खान है। दिन में है शेख, रात में सलमान खान है। बस एक छोटी सी नज़्म बादशाह शेरों को उसके बाद इजाजत। मैं ठीक मैं इस नज़्म का उन्वान है कार बराए फरोख। अगर अल्लाह ने किसी को ये तौफीक अदा की और नई गाड़ी खरीद ले तो पड़ोसी देखा देखी पुरानी गाड़ी लेके आ जाता है। मैंने भी ऐसी कार खरीदी, उससे क्या परेशानियां हो रही हैं इस नज़्म में। सागर किसी से गर्दिश तकदीर क्या कहूँ, होने दिए न वक्त ने हालात पुरसकूं। झंडे हमारे घर के रहे यूं भी सरनगूं, सर पर रहा सवार दिखावे का एक जुनून। बैठे बिठाए दर्द सरी और मजीद ली, हमने पुरानी कार किसी से खरीद ली। अब यहाँ से नज़्म देखें कि चारों तरफ से बंद है संदूक की तरह। क्या बात। चलने से पहले उछले है बंदूक की तरह, लेती है लंबी सांस भी मरकूक की तरह, चलती है वो सड़क पर भी माशूक की तरह। अड़ जाए तो कदम ना उठाए बराए सैर, और चल जाए तो रुके ना वो दीवार के बगैर। अड़ जाए तो चले बराए सैर, और चल जाए तो रुके न वो दीवार के बगैर। फिटकार ऐसी कार के सागर ख्याल पर, रोता है फूट फूट के माजी भी हाल पर। कहना पड़े कसीदे कई जिसकी चाल पर, कछुआ है वो चढ़ाई पा, हिरनी है ढाल पर। क्या बात, वाह वाह। अक्सर मेरे घटाने पर स्पीड बढ़ गई, उड़कर सड़क से चाट के ठेले पर चढ़ गई। हालात इस कदर मेरे संगीन हो गए, कपड़े किसी के चाट से रंगीन हो गए। तैयार मार पीट पर 2-3 हो गए, और रुख में रुखों के और भी नमकीन हो गए। शर्मिंदगी के गार को यूं पाटना पड़ा, कितने ही गुल रुखों को मुझे चाटना पड़ा। कितने ही गुल रुखों को मुझे चाटना पड़ा,
क्या कहिए किस तरह मेरे जी को जलाए है, आगे अगर चलाऊं तो पीछे हो जाए है, मुर्गी की तरह धूल परों से उड़ाए है, 100 बार दिन में जेल के रास्ते दिखाए है कार किसके पास जो इतनी कदीम हो, आए जो बाप सामने बेटा यतीम हो। खास तौर से 2 बंद के चलते चलाते खोपड़ी उसकी जो फिर गई, वो दुश्मने हयात घटा बन के गिर गई, टोपी किसी शरीफ की नाली में गिर गई, आई थी मौत इसकी मगर उसके सिर गई, कानिस्टेबल खिसक गए चौराहे छोड़ के, और बैतुल खला में घुस गई दीवार फोड़ के, दाखिल हुई जो फोड़ के दीवार जल पड़ी, बैठे हुए कमोड पथे एक शैख की, अक्से अजल को देख के हालत हुई बुरी, होंठों में झूलने लगी बीड़ी दबी हुई, वो देखी जो मौत रूह बदन से हवा हुई, लम्हों में 7 रोज की हाजत रहा। कहा ये कान में एक हमें हसीन बानो रहती महल्ले में, यही बटला हाउस में आइए, हसीन बानो रहती है, वो जो आते हैं सागर भाई क्या करती जी। कहा ये कान में मैंने हसीन बानों के, न को सारे मोहब्बत न मुझको राई कहें, फिर जितने गुंडे मवाली वो हो गए भाई, जो भाई कहना जरूरी है दूल्हा भाई कहे, जो भाई कहना जरूरी दूल्हा भाई कहे। वो पैजामे वाली फरमाइश के मीरो गालिब ज़ौक़ तो खाने से पहचाने गए, अब के शायर नाम से नामे से पहचाने गए। अपनी भी पहचान है लेकिन मियाँ सबसे अलग, हम जमाने भर में पैजामे से पहचाने गए। मोबाइल का सुनने के पहले ये होता था कि शेर यूं गया था कि ये इश्क नहीं आता, बस इतना समझ लीजिए, कब एक आग का दरिया है डूब के जाना है, अब शेर यूं गया थे। अब इश्क नहीं मुश्किल, बस इतना समझ लीजिए, कब आग का दरिया है कब डूब के जाना है, मायूस न हो आशिक मिल जाएगी माशूका, बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है, बस इतनी सी जहमत है मोबाइल उठाना है। ये जब लड़के की शादी की हो, बहू बेटे जा रहे थे हनीमून के लिए, तो हमारी बीवी कहने लगी हम लोग भी चले, उसी की शादी है। मैंने भी कहा कि बेगम से की बयान बुढ़ापे की सरगुज़श्त, पहला साहब कहाँ वो मई जून आपने, फजले खुदा से दोनों इबादत गुजार हैं, हम में हनी है और ना है मुंह नाप